हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम एनालिसिस करेंगे ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था, उसमें जीएस सेक्शन में जो आपकी साइंस आती है 8 नंबर की, वो पूरा पेपर जो 8 नंबर का आता है, एक एक क्वेश्चन जो है ना मैं आपको दो दो बार दिखाऊंगा कि किस किताब से पूछा गया, कहाँ से पूछा गया और लेसन का नाम क्या है, सब कुछ बताएंगे। इसमें 8 क्वेश्चन है, आपको 8 के 8 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्रम से लगे नहीं है, बाकी आपके टोटल 8 क्वेश्चन है, मैं आपको गिना भी दूंगा। देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी की क्लास 7th प्राणियों में पोषण नाम के एक चैप्टर से आया है। ठीक है, ये रहा आपका, और ये देखिएगा आपको दिखाते हैं इसमें, ये रहा। इसमें क्या है, ये अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशय रस जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर कार्य करता है। और इसमें ये लिखा हुआ नीचे देखिए, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, और वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल में प्रोटीन। तो ये जो तो वसा ना, वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है। तो अभी यही पूछा गया, तो वसा किस में होता है और प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, अमीनो एसिड में ये हो जाता है आपका प्रोटीन, ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला कि एक जगह पे दिखता है। अब देखिए दूसरी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी क्लास 10th का है, जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर है। चैप्टर नंबर नहीं पता मुझे, आपको पता होगा। ये एनसीईआरटी 10th का है और जैव प्रक्रम ये शायद 4th नंबर चैप्टर है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसमें देखिएगा, ये अमीनो एसिड के बारे में यहाँ पे भी दिया गया कि जो उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिल गया आपको। अब ये जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है ना, इसे आप रट डालिए, क्या पता अगली बार ये पूछ दे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज होता है। ठीक है, वसा किस में चेंज होती है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें भी आपका ये कौन सा होगा, तो अमीनो एसिड होगा। ये क्वेश्चन हो गया, आपको दो जगह दिखा दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसा कोई नहीं दिखाएगा आपको, विद एग्जाम्पल और विद इसका सलूशन दे रहे हैं हम आपको। अब देखिए ये वाला जो ये क्वेश्चन है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है, क्या विनिष्ट होता है। तो इसमें देखिएगा, ये एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 है, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा ओजोन मालिक्यूल होता है। ठीक है, आंसर आपको बता दे रहे पहले। अब ये यहाँ पे आपका दिया गया ओजोन परत के बारे में। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया गया है लेकिन एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सप्लेन में आप समझ लीजिए O3 का वैल्यू इसने दिया है, और O3 जो अणु होता है 3 परमाणु से बना होता है, और ये विघटित होते हैं, ये क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, O के 2 अणु बनते हैं। बाकी यहाँ पे CFC के बारे में भी बताया गया। ये लिखा हुआ 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई थी, और ये इसका कन्वेक्शन हुआ था UNEP में, इसकी सर्वसम्मति बनी थी CFC को कम करने के लिए। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये आपका इससे रिलेटेड है, हालांकि इसका क्वेश्चन पूरा नहीं है इसमें। ठीक है, अभी आपको हम दिखाते हैं पूरा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, दो बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये SCRT की क्लास जो बिहार बोर्ड में चलती है, SCRT की क्लास 8 जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पे देखिएगा आप, जहाँ लिखा हो जहाँ ओजोन होता है उसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें CFC को तोड़कर क्लोरीन बना देती है। तो देखिए ये हूबहू लाइन लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये वाला आपका दो टाइप का हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे थोड़ा जैसे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पूरा मिल रहा है आपको। ये आपको CFC को तोड़कर क्लोरीन बना रहा है, कौन बना रहा है, तो ये आपका ओजोन है। ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूल है, तो इसका आंसर ओजोन होगा जाके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये दो हो गए आपके। अब देखिए तीसरा, ये आपका रक्त में कौन सा तरल पदार्थ माध्यम होता है। हालांकि ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जनरल साइंस के लगते हैं, और इसका आप वैसे भी देखेंगे आपकी स्टैंडर्ड बुक जैसे होती हैं, और या फिर आप तैयारी करते हुए हैं तो जैसे ल्यूसेंट की होगी तो आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हुई है NCERT की, तो मैं आपको NCERT दिखाऊंगा केवल। ठीक है, तो देखिए ये वाला आपका है, ये क्वेश्चन है, रक्त में तरल माध्यम होता है।
तो इस पे अभी असमंजस है कि इसका जो प्लाज्मा होगा या प्लेटलेट्स भी होता है। तो प्लेटलेट्स में भी आपका तरल माध्यम होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर तो वैसे इसमें बी दिख रहा है प्लाज्मा, क्योंकि बुक में भी यही दिया है। अब देखिए क्लास 9th की बुक है, क्लास 9th की बुक है, ये ऊतक चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ऊतक चैप्टर से ये रहा आपका, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अधात्री भाग को, ये तरल भाग है यानी कि ये इसमें वो होता है जल, तो ये क्या होता है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। अब बाकी इसमें क्या होती है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट सभी होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे एक बात बोल दी है कि प्लाज्मा को तरल माध्यम है इसका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मिल गया। अभी दूसरा भी दिखा रहे हैं इसका, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है देखिएगा ये वाला क्वेश्चन दोबारा से, ये देखिए ये आपकी जो बुक है ना एनसीईआरटी क्लास 10th जैव प्रक्रम, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं पीडीएफ नहीं देंगे आपको, पीडीएफ भी देंगे। बाकी आप बता दीजिएगा कौन सा सेक्शन का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, एनालिसिस पूरा चाहिए तो बता दीजिएगा। आपका ये जो ये सेक्शन में हिस्ट्री का आता है 8 के 8 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के 8 के 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे। बस आप चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बता देंगे जिस तरह से आपको तैयारी करनी है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बस आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए। हम आपको उसकी तैयारी भी करा रहे हैं, जीएस सेक्शन भी करा रहे हैं, जनरल साइंस का पूरा आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और जियोग्राफी की वगैरह करा रहे हैं। आप बताइएगा तो समरी करा देंगे एनसीईआरटीज़ की, ठीक है, चैप्टर वाइज समरी करा देंगे। तो देखिए ये आपका रक्त में कौन सा तरल पदार्थ माध्यम होता है, तो आपका क्लास 10th का बताया मैंने। इसमें बोला गया, देखिए कक्षा 9 में हमने सीखा था रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अब रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में दिए है। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन है इसमें, ये आपका क्लास 10th की जैव प्रक्रम नामक चैप्टर है, ठीक है। तो आपका जैव प्रक्रम से 2 क्वेश्चन मिल गए एक ही चैप्टर। देखिए आप 10 के ही मिल गया आपको, 10th के 2 क्वेश्चन इसी मिल गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका दिया गया 38 में क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो ये अपघटक होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका ईवीएस का सेक्शन जो होता है 3 to 5 होता है, ठीक है। और 3 to 5 में आपका ईवीएस नाम मात्र होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। हालांकि पढ़िएगा ज़रूर, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो ना तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। पूरी एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी मैंने डाल रखी है, आप जितना हो सके ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़िएगा, न्यू एनसीईआरटी से मतलब पढ़िएगा, उसमें चैप्टर भी कम है और आपको पूरा उसमें मटेरियल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसमें जो ईवीएस है 3 to 5 आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो आपका जियोग्राफी का जो होता है पोर्शन, जियोग्राफी का होता है और साइंस का होता है, उसमें काफ़ी पर्यावरण के क्वेश्चन जो चैप्टर होते हैं वो मिलते हैं आपको। तो ये देखिए आपका हमारा पर्यावरण है, आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है, ईवीएस है। तो देखिए ये इसमें दिया गया है हमारा पर्यावरण से, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, या डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ दे दिया, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में जो परिवर्तित करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अपघटक कहलाएंगे। अच्छा ये हो गया एक जगह पे। अभी देखिए दूसरी जगह पे दिखा रहे हैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन इसी में। ये देखिए आपका, ये आपका विज्ञान की ये आपका है, सॉरी इसमें चैप्टर नेम नहीं लिखा मैंने, ठीक है, पिछली कक्षा में। ये देखिए ये क्लास 7th की बुक है शायद। इसमें देखिएगा, जब जीव मरता है तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं और सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं। अभी देखिए आप कहेंगे इसमें तो नाम दिख नहीं रहा, तो अपमार्जक भी आपके डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। केवल इसका शब्द का फर्क है, ठीक है। अपघटक करता हो या अपमार्जक हो, तो अपमार्जक भी आपके डिकम्पोजर होते हैं। ये सफाई कर्मी कहे गए हैं इसके, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान का है, ये भी इकोसिस्टम, ये देखिएगा घटक, ठीक है, ये वाला हो जाएगा अपघटक वाला। नेक्स्ट है ये आपका क्लास, इसमें क्लास नहीं लिखी मैंने, थोड़ा सा भूल गया होंगे, ये क्लास 7th का है, ठीक है। अब वो क्लास आपका 10th में निकला था क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए ये आपने एक साबुनीकरण वाला आपका एक क्वेश्चन था इसमें, देखिए साबुन का जो उत्पाद होता है लास्ट में जो बनता है वो क्या बनता है। तो ये देखिए क्वेश्चन है ये रहा, साबुन उद्योग का उत्पाद जगत क्या है, उपजात जगत क्या है जो लास्ट में बनता है जो एक्स्ट्रा होता है, तो आपका ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अब देखिएगा ग्लिसरॉल इसमें आपका, ये एनसीईआरटी की क्लास 10th का है।
कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, ये चैप्टर है आपका। तो उसमें आपका कार्बन के यौगिकों में काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें साबुन का है और उसमें गैस्ट्रिक सोडा का है, सभी का रासायनिक सूत्र वगैरह सब लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो साबुन लेने के पश्चात ग्लिसरॉल बचे हुए विलयन में रह जाता है और जिसे प्रवाजी आचरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ये रहा आपका जो रिएक्शन है वो दिया गया पूरा। देखिए ये आपका एस्टिएरिक अम्ल जो होता है, ग्लिसरीन एस्टर या वसा होती है, ये पूरा देखिए इसका फार्मूला थोड़ा लंबा है। और इसमें क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने ऐड किया इसमें, और ये बनेगा आपका सोडियम एस्टेरेट बनेगा, एस्टिएरेट, और ये बनेगा आपका ग्लिसरॉल। तो ये आपका बचा हुआ पदार्थ बनता है एस्टोड ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल को किससे अलग करते हैं, तो क्या पता पूछते दोबारा से, प्रवाजी आसवन से। तो एक एक पॉइंट आपका ना एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी घोल के पी ली ना, अभी भी आपके पास टाइम है। देखिए डेट बढ़ चुकी है, ठीक है, अभी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। और बाकी आपकी जो डेट बढ़ी हुई ना, तो 8-10 दिन जो भी बढ़ी है, इसका अच्छे से फ़ायदा उठा लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आप 6 नहीं पढ़ रहे, 7, 8, 9 पढ़ लीजिए, सॉरी 8, 9, 10 पढ़ लीजिए। 8, 9, 10 ही काफ़ी है आपके लिए। जो ऐसा होता है कि कुछ जो चैप्टर होते हैं ना, वो सेम होते हैं, 6, 7 जो होते हैं वही आपको 9, 10 में थोड़े बड़े लेवल पे मिलेंगे, ठीक है। जल वाला टॉपिक आपको बड़े लेवल पे मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जगह पे आपको दिखा रहे हैं, ये सूप साबुन उद्योग का उपजात क्या होता है। तो ये देखिए आपको एनसीईआरटी 10th का अभी हमने दिखाया था, कार्बन और उसके यौगिक, लेकिन ये चैप्टर 4 है ना। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको एग्जाम्पलर जो होती है 9, 10th की होती है केवल एग्जाम्पलर। तो उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी होती हैं और अति लघुत्री वगैरह होते हैं। तो अगर आपने एमसीक्यूज फॉर्मेट कर लिया ना एग्जाम्पलर का, बहुत ही बड़ी चीज़ है इसमें। तो देखिएगा इसमें भी आपको दिया गया साबुन का उपजात क्या होता है। तो ये मैं इसमें निकाला है, एग्जाम्पलर से निकाला है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साबुन समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये डी वाला, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए दो जगह पे ये दिख गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानित किस ऊंचाई पर होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं, कुछ लोगों ने कराया भी नहीं है क्योंकि ढूंढने से मिल नहीं रहा था ना। तो ये एग्जैक्ट आंसर जो है ना इसका अप्रॉक्स में आंसर रहेगा, वैसे होता है 36,000 होता है। तो यहाँ पे बी वाला आप देखिए, इसकी ऑफिशियल आंसर कोई आई नहीं है ना। तो इसमें अब आप खुद मान सकते हैं, कौन सा मान सकते हैं, क्या ये 35,000 मानते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये आपकी साइंस में देखिए, ये होते हैं उपग्रह, जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो भेजे जाते हैं, तो ये उपग्रह अंतरिक्ष में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। और उदाहरण के लिए एनसेट स्टडी के उपग्रह होते हैं, ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह। एक जहाँ पे भी दिखा हुआ है कक्ष होते हैं, ऊंचाई क्या होती है 700 से 900 किलोमीटर सूर्य तुल्यकालिक। और ये भूस्थैतिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपसे देखिए, और ये आपको एक ही जगह मिलेगा, बड़ी मुश्किल से तो मिला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता। तो पावर यानी कि पी वाला, दाब वाला। देखिएगा ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का है, विद्युत वाला चैप्टर ये है, ठीक है। क्लास 10th में विद्युत वाला चैप्टर देखिएगा, यहाँ पे आपका P = VI ये दिया गया, और P = I²R, एक दिया V²/R। तो ये सभी आपके हैं, बाकी ये नहीं है आपका, IR² नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दूसरी जगह दिखाते हैं, ये देखिए आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, ठीक है, क्लास 10th का विद्युत वाला। तो ये आपका उसमें भी नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसमें दिया गया है एग्जाम्पलर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। देखो P = VI है, और P = I²R है, और P = VI है, और P = V²/R है। तो कहीं पे भी I²R नहीं दिया गया है, सॉरी IR² नहीं दिया गया, यहाँ पे I²R होना चाहिए था, I²R होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका हो गया देखिए। और ये P का जो दिया गया फार्मूला है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे आपका न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप एनसीईआरटी की लगाइए, 8, 9, 10th लगा लीजिए, और बाकी 9, 10th का जो एग्जाम्पलर आता है मैं एग्जाम्पलर आपको करा दूंगा, वो कर लीजिएगा, बस सफिशिएंट है इतना आपके लिए। आपको 35+ आ जाएंगे, ऐसा है। और अगर जनरल साइंस में थोड़ी सी भी आप दिमाग लगाते हैं तो 3-4 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आते हैं वो भी हो जाएंगे। बाकी 1-2 3 क्वेश्चन आपके 12 से आए थे, 11 में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे,
तो 5 क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस आने वाले हैं, तो उसमें से अभी आप तुक्का लगाना तो 1-2 सही हो ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन ये, प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत ढूंढा, हालांकि मिला नहीं, ऐसा नहीं मिला नहीं है, तो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं तो होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मिलेगा, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने फिर एक स्टैंडर्ड बुक है जो ल्यूसेंट की, उससे यूज़ किया। बाकी ये जो क्वेश्चन पीछे दिए गए ना, ये ल्यूसेंट में आपके 50 आपके आराम से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा उसका। तो ये देखिए आपको ल्यूसेंट में मिलेगा, पेज नंबर देखिए मैंने दिया है 386। ठीक है, 386 नंबर पेज पे है, देखिएगा यही ये रहा। ये देखिए ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा, वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये देखिए ये आपकी प्रदीप्त ट्यूब में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो मरकरी, वाष्प और आर्गन का किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन अब मुझे यहाँ पे मिला है। ठीक है, और कहीं पे मिल नहीं रहा था। ये रहा आपका टोटल 8 क्वेश्चन। अभी आपको काउंट करके दिखाते हैं, ये देखिए 34 है 1, और ये आपका ये 2 जगह पे 2, ये 32 वाला है 2 हो गया, और ये एस्थेटिक वाला 3 हो गया, और ये आपका हो गया साबुन वाला 4 2 जगह पे। ठीक है, 4 हो गया, और एक ये 5 इकोसिस्टम वाला 5, इकोसिस्टम वाला दोबारा आ गया 5, और ये देखिए 6 वाला रक्त प्लाज्मा 6 दोबारा से फिर आया, ये 6 हो गया, और आपके देखिएगा ये रहा 7 वाला क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया 7, और एक ये लास्ट वाला ये पाचन के बाद प्रोटीन 8 वाला। ठीक है, 8 ये दो जगह पे मिलेगा आपको। तो ये रहा आपको 8 के 8 क्वेश्चन। आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा, आपको कहीं पे भी 8 के 8 क्वेश्चन नहीं कराएगा कोई भी। ठीक है, मैंने हर जगह से ढूंढ के आपको ये क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगर थोड़ी सी मेहनत आपको लग रही हो कि इस बंदे ने मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन कर लीजिए, जो बेल दी हुई थी उसे दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलेगा। और अगली बार आपको मैं जो जीएस का आता है, जीएस का सेक्शन हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री के जो 8 क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा दूंगा, और जियोग्राफी के भी आते हैं, थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, बुक्स को खंगालना पड़ता है तो टाइम लगता है। 8 क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़ी बात है, उसमें 8 के 8 मिल जाए, तो कोशिश करेंगे 8 के 8 क्वेश्चन आपको लाने के लिए। जीएस का जो हो जाएगा, मैंने साइंस का कराया हुआ है, अगर आपको लिंक दिख रही हो यहाँ पे तो, या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी आपको, और नहीं तो आपको प्लेलिस्ट पे देखिए लीजिएगा, वहाँ पे आपको साइंस का जो होता है ना, साइंस का 40 नंबर, इसका जो 6 to 8 का होता है, साइंस का 8 जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन कराया कि 40 नंबर कहाँ से आया था एनालिसिस करके। ठीक है, किस बुक से आया था, कहाँ से आया, कौन सी चैप्टर से आया था, ये पूरा मैंने एनालिसिस कराया है। आप एंड स्क्रीन में जाइएगा तो लास्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, और या फिर आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, और बाकी अगली बार मिलते हैं। और जो आपकी इसमें पढ़ाई हो रही है, ठीक है, क्लासेस चल रही हैं आपको, और जीएस सेक्शन में करा दिया पूरा लगभग, बचा है आपका जो सब्जेक्ट टाइप का, तो मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करा दूँगा। धन्यवाद।